जिस जेंजी को बीजेपी के नेता, कोई वायरस, कोई कॉकरोच, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर और क्या क्या नहीं कहते थे, उसके वजह से विवाद भी हुआ, उस जेंजी के पास पहुंचने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। यानी कह सकते हैं कि राजनीति 180 डिग्री घूम चुकी है, मुड़ चुकी है। पहले सोचा था बीजेपी ने कि बीजेपी के नेताओं ने कि डांट फटकार के समझा देंगे, अब हाथ पैर फूले तो समझ रहे हैं कि जैन जी को समझे कैसे, उसकी कोशिश हो रही है। लगातार नई टीम बनाई गई है, पदाधिकारियों के नेताओं को उसमें जोड़ा गया है, स्मृति ईरानी, नितिन नवीन जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया गया है कि जैन जी की वाइब चेक करो, उन्हें समझो। और मोहन भागवत तो पहले ही मेज सजा चुके हैं, जैन जी से संवाद उन्होंने ही शुरू किया था बीजेपी की तरफ से, एक हिसाब से आरएसएस की ओर से। और इस पूरे मामले में पीएम मोदी भी एक्टिव है, लेकिन इस महफिल में एंट्री होती है गिरिराज सिंह की। जब गिरिराज सिंह की एंट्री हुई तो उन्होंने कहा, मुंबई में निफ्ट में छात्रों से बात करते हुए, एक हिसाब से एक तरफा बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि न्यू बेबी बॉर्न है वो। उसके बाद बड़ा हंगामा मचा, मजाक बना, एक हिसाब से मजाक के पात्र बन गए बीजेपी के बाकी नेता, कई मीम चलाए गए। और पीएम मोदी ने उसके बाद पदाधिकारियों से मुलाकात की, जैसे कि मैंने जिक्र किया, लेकिन उस बैठक में जश्न का माहौल नहीं था। टेंशन थी, चिंता थी कि जीत तो गए थे, अब अगर नहीं ग्राउंड पर पैर रहे तो फिर हार की उम्मीदें दिखने लगी, आशंका होने लगी। पीएम मोदी को कह सकते हैं कि पीएम मोदी को हार का खतरा दिखने लगा। उसके बाद अब साफ साफ कहा जा सकता है कि नितिन नवीन ने भी कहा कि ग्राउंड पर अगर पैर नहीं जमे, डिस्कनेक्ट रहे जेनजी से, तो फिर एक हिसाब से उन्होंने भी संकेत दिए कि हार का खतरा आ सकता है। कुल मिलाकर पूरा माहौल बदल चुका है और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हालांकि सरकार का जो पीआर उनका तरीका है, उसमें वो हैशटैग, फिल्टर, पीएम मोदी भी एक हिसाब से वर्टिकल वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो जेनजी को ये हैशटैग और ये नहीं चाहिए, उनको हायरिंग चाहिए, उनको रील नहीं, उनको रिजल्ट चाहिए। मामला कई बदल चुका है, पूरा माहौल बदल चुका है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या पीएम मोदी की बैठक और उनका डर और बीजेपी की चिंता कितनी जायज है, और केंद्रीय मंत्री को विश्वविद्यालय और कॉलेज जाकर क्या वो कुछ नतीजा निकलेगा या वो भी हंसी का पात्र बन जाएंगे। क्योंकि संघ के एक लीडर ने भी अंदर की खिड़की से एक डर उनका दिखा है। उन्होंने कहा कि जब ये कॉलेज में जाएंगे तो फिर ये एक तरफा बात करेंगे, तो फिर मान लो जेंजी बोर हो गए तो उनके पास एक ही तरीका है, वो बिना बात पे तालियां और सिर नहीं घुमाते हैं। उनके पास एक मोबाइल है, 4K वीडियो रिकॉर्ड करी, कट लगाया, ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाया और आपके पूरे करियर को वायरल कर देंगे एक सेकंड में। तो पूरा खेल बदल चुका है। कुल मिलाकर आप समझते हैं कि जेंजी की को पास लाने की कोशिश, बीजेपी में घबराहट, मोदी का डर, क्या इसमें कुछ कमी आएगी या खेल अब पूरा बदलता जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं, जिसमें हमने पहला शो किया था दिमागी चकल्लस, उसी में करेंगे बात। और हमारे साथ हैं, मैं हूं अंकुर और वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन जी, उनसे बात करेंगे। सर जी, मैं अंकुर पहले एक दो चीज़ें जो हैं, जो बेसिक प्रोमाइसेस है ना, जो बेसिक वो है वही फ्लॉड है। बीजेपी क्या चाह रही है, वो चाह रही है उनसे उनको वो करें, अपनी बातों में फंसा लें, मीठी मीठी बात करें, उन तक पहुँचें। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है, मोदी जी कह रहे हैं कि सारे मंत्री सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने ड्यूटी लगा दी, सब लोग जाओ मंत्री लोग। फिर उन्होंने जैसे एक समय ड्यूटी लगती थी, सारे मंत्री सारे एमएलए जाके रात में रुको। वो हेडलाइन जानने के लिए बहुत अच्छा है। आज जो आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन जेनजी से आप संवाद करते, मुख्य बात यह है कि आज आप क्या जेनजी से संवाद स्थापित कर पा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ज़्यादा ज़रूरी यह है, शायद जो मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं या बीजेपी नहीं समझ पा रही है, इनको अपनी बात उनको नहीं समझानी है, उनकी बात समझनी है। और ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। इनका बार बार है कि हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे, आप जाके बताइए कि ये हुआ, नल कल योजना हुई और हमने ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। आप पहले इनकी समस्याएं समझिए, आप पहले उनको समझने की कोशिश करिए। और जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बिना इस बात के बात पूरी नहीं हो पाती है। ये बात राहुल गांधी शायद समझ गए हैं। तो इसीलिए अगर आप देखिए तो राहुल गांधी जब वहां जा रहे हैं, वो कोई बाय डिजाइन नहीं है, लेकिन वो एक चीज समझ रहे हैं कि मैं इनको ज्ञान नहीं दे सकता हूं। ज्ञान देने के लिए उनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में आइए, खूब ज्ञान दीजिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए।
लेकिन जब आप इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बार बार राहुल गांधी की तरफ से जो प्रयास दिखता है वो प्रयास बिल्कुल साफ दिखता है, उनको समझ रहे हैं और समझ हो करके वो कहीं ना कहीं उनको ये आशा और ये आश्वासन दोनों देने के में सफल हो रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारी समस्याएं बिल्कुल वाजिब हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। होगा नहीं होगा वो अलग बात है। एक छोटा उदाहरण और दे दूं फिर इसको। पुणे में एक आदिवासी लड़की आई, उसने अपनी समस्याएं बता रही, बाकी लड़कियां भी अपनी समस्याएं बता रही थी, उसने भी अपनी समस्याएं बताई और उसने कहा कि जिस वो हॉस्टल में रहती है, जो सरकारी हॉस्टल है आदिवासियों के लिए बना है, उसमें 30 वर्ष तक की आयु सीमा है। अब उसने कहा ये दिक्कत होती है क्योंकि, तो राहुल गांधी ने उनकी बात को समझा। राहुल गांधी कोई सरकार नहीं है, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और हम आपके साथ खड़े हैं और हम इसमें करेंगे। अब उनके बस का क्या था, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस, बहुत से लोग अभी भी ये मान रहे हैं और कई जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी की जीत, राहुल गांधी ने उचित किया, नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने शायद इस बात को समझा कि अगर ये बात हम समझते हैं जो जायज़ है तो हम भी उस आदिवासी की बात को मान के कोई छोटे नहीं हो जा रहे हैं। कोई वो अपने घर में कोई अपने घर का, जो मैं कहता हूँ ना, घर का कोई सामान नहीं दे रहा है, एक जेन्युइन डिमांड है, किसी ने भी उसको उठाया, मेरी समझ में आया, मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, मैंने उसको मान लिया। तो इसमें शायद उन्होंने पॉइंट ही ऐड हुआ। हाँ, तो उनका कम से कम जो उनके साथ के लोग हैं वो नहीं भागेंगे। अभी वो अमित शाह हो जाते, हाथ बाहर चढ़ाने लगते, देख लेंगे कर लेंगे। हाँ। अब भाई ये तो साफ हो गया, ये जगह जगह साफ हो गया कि राहुल गांधी का उस दिन जो एफआईआर नहीं लिखवा रहे थे वो अमित शाह साफ कह रहे थे कि नहीं लिखो, ये तो सब जगह जाहिर हो गया है। राहुल गांधी खुद आके बोले कि वो डायरेक्टली उनके संपर्क में थे। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये बात सिर्फ मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होती, सिर्फ बीजेपी के ऊपर लागू नहीं होती। इस देश का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी राजनीतिक वर्ग है, वो जितनी जल्दी ये बात समझ जाए कि आज जो ये वर्ग है, और वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, मैं फिर से बता दूं, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। ज़रूरत क्या है, छोटे बच्चे को, आप भी हो, जब छोटे थे तो आपके पिता या आपके बाबा आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए थे, लेकिन आज इसकी वजह से शायद चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको उस जेनजी की उंगली पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता वो दिखा रहा है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। जिसको पढ़ने में मुझे शायद 10 वर्ष लगे, वो शायद उसको 1 घंटे में मैं ये नहीं कहूँगा अनुभव का, लेकिन वो रोल नहीं रह गया है। जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, वो आज क्लिक ऑफ द बटन पे है, जिसको वो बेहतर ढंग से चलाना जानता है। तो ये नहीं होंगे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे तो देश का भी अच्छा होगा। अब ये 2047 में हम ये करेंगे, 100 साल बाद ये करेंगे, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, भारत वो करें, घर में घुस के मारेंगे, इन सब का कोई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो पीएम मोदी ने कहा और नितिन नबी ने भी कहा कि एक हिसाब से ग्राउंड से, ज़मीन से एक हिसाब से सत्ता की जो मलाई खाते खाते पैर ऊपर हो गए हैं, तो बड़ी दिक्कत होने वाले, डिस्कनेक्ट होना है जेनजी से, और उसका नुकसान अब यूपी इलेक्शन बाकी राज्यों में आ रहा है तो हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इन्हें विश्वविद्यालय जाके, कॉलेज में जाके कुछ, जैसे आपने कहा कि सुनाने जाते हैं, समझने नहीं जाते हैं, कोई इस पूरी मुहिम का फायदा होगा? नहीं, देखिए 2 चीज़ और हैं जो मैं फिर से ये कह रहा हूँ। दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधों का किसी को शौक हो तो आप नर्सरी में जाइए तो बहुत अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, वेरी वेल, मतलब बढ़िया ढंग से रखे जाते हैं, बढ़िया ढंग से। दिक्कत क्या है कि इनकी जो नर्सरी है ना, आरएसएस वाली, जो आपने कहा कि मलाई ये खाना, आरएसएस के लोगों को एक 15 साल पहले तक एक जनरल समाज में उनका इंप्रेशन ये था कि भाई बड़े ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े कमिटेड लोग हैं साहब, एक झोला डाल लेते हैं और नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, फिर 5 साल। आरएसएस से ज़्यादा भ्रष्ट आपको अभी भी, आप जहां पे भी देख लीजिए, आरएसएस के जो जितने कार्यकर्ता और प्रचारक थे, अब सब डिफेंडर में चल रहे हैं, सब हवाई जहाज से चल रहे हैं, सब वो भाई जी नमस्ते, भाई जी पानी पियेंगे, भाई जी, वो भाई जी खत्म हो गए। मौका मिल रहा है तो मंदिर के चढ़ावा चोरी में जिस तरह से लूट मचाए हैं, वो तो अपनी डायरी में वो लिख रहे हैं। मैं नहीं, चंपत राय लिख रहे हैं कि मैंने वो हुआ, फिर मैंने 3 दिन के अंदर कितना चढ़ावा वापस ले लिया, वो तो सारे आप ही कहते थे। तो इनकी जो बेसिक नर्सरी है ना, जो मेरी बेसिक नस्ल है, जो बेसिक वही गड़बड़ है।
तो वो मुझे नहीं है कि बीजेपी इसको कहीं से भी संपर्क कर पाएगी। वो वही डराना धमकाना, इंस्टीट्यूशनल बेईमानी करना, ये 20 और मैं कुछ आंकड़े बता दूं। 40 वर्ष से कम आयु के लोग इस देश में 63% हैं। 29-30 वर्ष से कम आयु के लोग इस देश में करीब 42-43% हैं। 29 साल से कम आयु के लोग 20% उनके वोटर हैं इस समय आज की तारीख। तो ये एक बड़ा तबका है। और जो आपकी इन सब बातों से आज आप इनको बेनिफिशियरी भी नहीं कर सकते, हम 10,000 तुम्हारे अकाउंट में भेज रहे हैं फिर भेजेंगे, तो वो इस झांसे में आ गया भाई महिलाओं के लिए। और आपको भी गांव का समझ है, 10,000 रुपए बहुत पैसे होते हैं। आज भी हिंदुस्तान के जो एक परिवार जो गांव में रहता है या जो शहर में भी रहता है, उसके लिए 10,000 रुपए बहुत हैं। बहुत। उसके शायद बच्चे की साल भर की फीस है, उसके शायद उसके साल भर का दूध का पैसा है। तो अगर वो 10-20 हजार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मैं जीत के आ गया तो मैं 10-10 हजार और देंगे, तो इसमें मैं बटन दबाने में क्या दिक्कत होना, क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि उनको ये है कि भाई अगर ये नहीं आएंगे तो मेरा 20,000 शायद नहीं है। वो इसको जनजी को इससे कोई मतलब नहीं है। जनजी को ना तुम्हारे इस बेनिफिशियरी से मतलब है, ना इन सब चीजों से मतलब है। वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है और जो बड़ी बात है वो जिम्मेदारी अब फिक्स करना चाह रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी की पूरी राजनीति धर्म और हिंदुत्व और इस पर चलती रही, खौफ दिखा के, डर दिखा के, ये आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धर्म ऐसा कर देगा, समुदाय ऐसा कर देगा, वो राजनीति उनका एक साथ ब्रह्मास्त्र था, वो चाबी थी, सत्ता की चाबी भी कह सकते हैं उसे। वो ताला अब बदल चुका है, अब मुद्दे बदल चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो चाबी है, वो ताला बदल चुका है, चाबी वही है, तो लॉक तो खुलेगा ही नहीं फिर। देखिए, एक बहुत बेसिक चीज़ है। हम लोग 3-4 दिन पहले मैं दिल्ली था और हमारे साथ के और पत्रकार थे, मतलब मुझसे उम्र में छोटे लोग भी थे, उम्र में मतलब 2-4 साल छोटे। हाँ। की बात तभी आपने बता दिया उम्र में 2-4 साल को छोटा कौन बताएगा। नहीं, मैं इसलिए कह दूं मुझसे छोटे थे। हाँ। या मेरे समकक्ष से, मुझसे बड़े नहीं थे ज़्यादातर। हाँ। एक बहुत बेसिक चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि साहब, मैं अपने घर की बात कर रहे थे वो, और वो जो है वो 50 घर में उन्होंने लड़के से कहा कि भाई ये कैसे करेंगे। और मुझे ठीक से याद है, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, मैं अपर मिडिल क्लास से आता था, मैं समृद्ध परिवार से आता था, लेकिन अगर माँ या पिता कहते थे नहीं बेटा अभी नहीं, इसको 4 महीने बाद खरीद, तो समझ में आ जाता था कि अभी थोड़ा पैसे की खींचतान है, इसको 4 महीने बाद खरीद लेंगे, जूता हो या। आज की तारीख में, और एक नहीं, इसकी तायद कम से कम 4 लोगों ने की। उन्होंने अपने बच्चे से उसने तो पैदा क्यों किए थे, आपके पास है आंसर इसका? अब आंसर दीजिए। आप झापड़ लगा सकते हैं अपने बच्चे को? आप नहीं लगा सकते हैं। तो वो बहुत बेसिक चीजें कर रहा है। पैदा किए थे तो ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा था कि मैं पैदा हो रहा हूं, पैदा आप किए हैं तो फिर आप इससे भग कैसे? और ये बात अगर आप सोचिए तो पहले उसमें आप सोचिए तो आपको लगेगा बड़ा बदतमीज लड़का है, लेकिन वो तो बहुत फैक्ट ऑफ द मैटर कह रहा है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, अरे भाई तू क्यों पैदा किए? तो वो मैं बिल्कुल इस बात को मान रहा हूं कि दे आर एब्सोल्युटली वो, और उनको इस सब इमोशनल ने कि हम घर में घुस के मारेंगे और ये आ जाएंगे तो तुम्हारा, ये सब कुछ नहीं है। कोई घर में घुस के मारोगे कि नहीं मारोगे, ये बताओ कि मेरी नीट की परीक्षा क्यों वो हुई। मैं 1 साल तक 2 साल तक मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मेरा पर्चा लीक हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी? और आगे ये नहीं होगा, इसको कैसे गारंटी करूं? वो उनके प्रश्न बहुत स्पष्ट हैं, उनके प्रश्न घूमने फिरने वाले नहीं। और बीजेपी की दिक्कत क्या है, ये केवल इमोशनल बातों को घुमा फिरा के, केवल इमोशनल चीजें, देश, झंडा, वंदे मातरम। वंदे मातरम किस बच्चे का इंटरेस्ट है? ये कुछ कहते रहे, आप वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम से वोट नहीं मिलेगा भाई, ये बीजेपी को समझ में आ जाना चाहिए। और वंदे मातरम जिसको नहीं आता है वो देशद्रोही, और जिसको आता है वो देश प्रेमी। इस तरह की जो आप ये जो बाइनरी कहता है उसको खुद नहीं आता, उसको खुद नहीं आता। नहीं, अगर आता भी है, अरे भाई मुझे नहीं आता है तो क्या मैं आपसे कम देश प्रेम है? ये पैमाना आप कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं आता है मंत्र, मुझे नहीं आता है श्लोक, मुझे नहीं आती है संस्कृत, तो क्या ईश्वर से मतलब आप ज्यादा ईश्वर के पास हो गए? तो ये जो इमोशनल बातों को करके और मेन मुद्दे से भटकाने वाली बात थी, जेंजी नहीं है जो जब ये कह रहा है कि मुझे तुमने क्यों पैदा किया, वो आपके इन इमोशनल मुद्दों से वो हटने वाला नहीं, ये जान लीजिएगा। इनके जो नेता हैं, जैसे कि गिरिराज सिंह का जिक्र किया, 73 के आसपास हैं, बाकी दूसरे भी नेता हैं, वो भी जैसे भागवत ने शुरुआत करी, पूरा संवाद किया जेंजी से,
इनके पास कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो नेता नहीं जेनजी से कनेक्ट कर पाए, इनके पास यही सब भरे हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में क्या है, नहीं, कम उम्र के नेता हैं इनके पास, ऐसा कैसे नहीं, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इस्तेमाल की बात नहीं है। जो पहला मुझे लगता है, आप अपने घर में भी देख लीजिएगा और बाहर, और आप जब बड़े हो रहे होंगे तब भी देख लीजिएगा, अगर आप संयुक्त परिवार में या अगर एक ज़्यादा बड़े लार्जर सामाजिक उससे आ रहे हैं, तो आप 10-20 मान लीजिए वृद्ध लोग आपके संपर्क में थे, कोई बाबा था, कोई नाना था, कोई बड़का बाबूजी थे, तो कोई ये थे, वो 1-10 बार, उसमें से 1-2 से आपका संवाद ज़्यादा था, और वो उन लोगों से संवाद ज्यादा था। एक हो सकता है कि एक वो हैं जो ज्यादा पैसे वाले हों, तो वो आके आप इस लालच में कि वो जब जाते समय 5 रुपया दे जाएंगे, तो इसलिए आप उनके अगल बगल घूमते थे, कोई संवाद नहीं था। लेकिन एक हर घर में हर जगह आप 1-2 लोगों को देखेंगे जिनका संवाद उनसे ज्यादा होता है। मैं अपने एक मित्र का नाम लेके बताऊं, क्योंकि अभी मेरा एक मित्र है विक्रम लेले, उसके पिताजी आरएसएस के थे, मेरा पुराना मित्र है, वैचारिक रूप से हम लोग ऑपोजिट हैं, लेकिन मित्रता आज भी उतनी ही है। वो एक अकेला व्यक्ति था, मतलब मैं उस तरह के मेरे 2-4 मित्र मेरे घर आता था, तो मेरा भतीजा जो उस समय 8-10 साल का था, वो उससे भी घंटों बैठ के बात कर लेता था। वो भतीजा मेरा मुझसे उतनी देर बात नहीं करता था, वो व्यक्ति मेरी माँ से बात कर लेता था, और उसका एक बड़ा कारण ये था कि उसमें बेईमानी नहीं थी, वो फुसलाना नहीं था आपसे, कोई मतलब हमारी माँ से इसलिए नहीं बात कर रहा है किसी बहाने मुझे खाना मिल जाएगा, इस तरह के भी लोग हो। तो ये जो बेसिक चीज़ है, अगर आपको जेनजी से या किसी भी अपने ही घर में देख लीजिए, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ईमानदार होना ज़रूरी है। ईमानदार इन द सेंस वाणी में, ईमानदारों को ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बातचीत में, संबंधों की ईमानदारी में आपको, आप उसको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में मत रहिए। आप उसमें ये मत रहिए कि मैंने क्या बेवकूफ़ बनाया, समझ नहीं पाया, मैंने बेवकूफ़ बनाया अमित शाह ना कि एक सिलेंडर देंगे, एक होली में देंगे, एक दिवाली में देंगे, नहीं दिया। अरे वो फिर वो कह रहे हैं ना, वो तो जुमला था, जब 15 लाख की बात हुई तो अमित शाह बोले जुमला था। नहीं, यू कैन नॉट फूल देम, इफ यू आर ऑनेस्ट, वो आपसे एंगेज होंगे। और राहुल गांधी का जो एक ही जो सबसे बड़ा गुण है, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज कमिटेड, और वो उस जनरेशन के बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई ये ईमान, वो कोई राहुल गांधी आके कल के दिन सारा कुछ चेंज कर देंगे, उसको भी पता है, लेकिन उसको भी पता है कि एक व्यक्ति है जो ईमानदार है, कमिटेड है, और हमारे लिए एक ईमानदार कोशिश करेगा। सफल होगा नहीं सफल होगा ये नहीं मालूम, लेकिन कोशिश तो ईमानदारी। ये भाई साहब जो हैं, अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाले जंतर मंतर में कहा कि नहीं सबसे हम FIR वापस कर लेंगे, सबको पैसा देंगे, तो तुम तो हर बार बेवकूफ बनाते हो, हर बार झूठ बोलते हो, चाहे वो किसान हो चाहे हो। तो वो मेरे ख्याल में वो इनका गुण ही नहीं है, तो इसलिए इनका संवाद तो वहां नहीं हो पाएगा। मोदी की बैठक का जिक्र किया मैंने, डर दिखने लगा है, अब हार दिखने कह सकते हैं, या हार का डर सताने लगा है क्या? बिल्कुल सताने लगा, और ये देखिए आपस के झगड़े शुरू हो गए हैं। हाँ, आपस के झगड़े सतह पे आ रहे हैं भाई, ये झगड़े पहले नहीं आते थे। अगर सतीश महाना जी, जिसको दोनों हुआ, ये हुआ कि वो जब जनगण मन बज रहा था और वो उसमें वॉक कर गए, बाद में आया कि नहीं वो गलत था, और कुछ जो भी हो, वो तो उनके लोगों ने रिलीज किया, वो किसी पत्रकार ने तो किया नहीं। तो आप नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय का आज भी निकला है, कैसे अपनी डायरी में लिख रहे हैं, तो झगड़ा आपस के झगड़े हैं। और देखिए एक चीज और है, चोरों में, डकैतों में, बड़े बड़े डकैत का सुन लीजिए, लूट का जब मामला होता है ना, झगड़ा तभी होता है, और तब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आप किसी गिरोह को देख लीजिए उठा के, आप उसका दाऊद इब्राहिम का गिरोह देख लीजिए, कितने आपस, वो जो है छोटा राजा नादन, वो सब तो साथ थे। वो लूट के माल में जैसे हुआ, तो ये वही गिरोह है। इस गिरोह में अब चूंकि लूट के माल को लेके खींचतान शुरू हो गई है, तो वो अब they will not be able to communicate। ये मैं बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये भी ज़रूरी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब राहुल गांधी अच्छे हैं, या सारी जो पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार रहेगी, और पॉलिटिकल लीडर, पार्टी से ज़्यादा जो पॉलिटिकल लीडर ईमानदार रहेगा, ये जेनजी उसके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। आखिरी सवाल, राहुल गांधी महिलाओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं, स्मैश पार्टिया की, और बाकी अखिलेश यादव भी उसमें उतर आए हैं। जेनजी साथ में महिलाओं को तो बीजेपी का एक हिसाब से कहा गया कि वोटर हम सिलेंडर दे देंगे, आपने जिक्र किया, हालांकि वो इस तरीके से महिलाओं को कर रहे थे कि सिलेंडर दे देंगे, किचन का कोई ऐसा दे देंगे, 10,000 रुपया दे देंगे, फिर दे देंगे। तो ये मुद्दा राहुल गांधी का और बीजेपी का महिलाओं को टारगेट करने का
अलग अलग है, किसका ज्यादा फायदेमंद है? नहीं, अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्लान पे। एक लार्जर चीज बोलना है, एक आपकी व्यवस्था, आपकी स्थिति और आपकी स्थिति क्यों हुई उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कहीं नहीं, राहुल गांधी उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई। वो बहुत बेसिक चीज बोल रहे हैं, मनुस्मृति की वो जो बार बार उठा रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल भी। कोई ऐसी बात, अच्छा कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं कि भाई आप पहले जब लड़की हो तो आप अपने पिता के you are under the control of your father and seek guidance from her, फिर पति, फिर बेटा, और ये फैक्ट भी है, आप अपने अगल बगल देखिए। तो अगर वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत सी वो लड़कियां, देखिए आज की तारीख में ये भी फैक्ट है कि हमारे समय महिलाएं उतनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी। अब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप पैसा देंगे तभी घर चलेगा, वो आर्थिक। और ये एक अच्छी बात है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज्ञान की बात करिए, ईमानदार भाई, बहुत सी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अलग अलग है, बहुत सी जगह जहाँ घूस के और सेंसिटिव डिपार्टमेंट होते हैं महिलाएं लगाई जाती हैं, ये मान के कि ये बेईमान नहीं होती हैं या कम बेईमान होती हैं, दोनों में से जो भी आप समझना चाहिए। पुरुषों को तो ये तो बेईमान होगा ही होगा, ये तो मान के ही चला जाता है कि ये बेईमान होगा। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो प्रभुसत्ता वाली बात कही है वो है समाज में, कोई माने चाहे ना माने। एक बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बड़ी बात है, जब मुझे नहीं पता था ये, जब उन्होंने कहा कि इस देश में इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो महिला के सिर्फ नाम से है वो केवल 8% महिलाओं के नाम से है, जो 50% होनी चाहिए थी। और वो भी अंकुर जी, ये भी जान लीजिए, आप भी समझते हैं, ये तब है जब वो सरकार की तरफ से पिछले 20-25 साल से ये है कि 1% या 2% हो रजिस्ट्री में वो कम, स्टैम्प ड्यूटी कम होती है, कुछ होती है। कई परसेंट 8% में यही है कि थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इसीलिए बहुत से लोग कराते हैं। हाँ, उसका कारण ये नहीं कि वो बराबरी दे रहे हैं, इसके लिए तब 8% पे पहुंचा है। ये लोग जितना भी बोले, सार्वजनिक रूप से कोई कुछ झूठ बोले, लेकिन घर में पिता की संपत्ति में कितने लोग बराबरी की संपत्ति देते हैं। मैं इसलिए इन बातों को उठा रहा हूं क्योंकि ये बात है, समाज में है। आप ना मानिए, आज वो एक, मैं इस बात से खत्म करूंगा, और वो मेरे लिए उस लड़की ने, जैसे मुझे भी लगा कि नहीं, ये इस तरह से नहीं सोचा था। उसमें से एक लड़की ने कहा, और ये दिमाग को झकझोरने वाली बात है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये आप कैसे, उसने कहा कि जब बस बहुत भरी रहती है तब मुझे बस में चढ़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे साथ वहाँ बदतमीजी हो सकती है, लोग इनअप्रोप्रिएटली मुझे टच कर सकते हैं, मेरे साथ फिजिकल हो सकते हैं। और फिर उसने कहा जब बस बिल्कुल खाली होती है तब भी मैं नहीं चढ़ सकती हूँ। तो इस देश की महिला अगर बस भरी है तब भी वो सेफ नहीं है, और अगर बस खाली है तब भी सेफ नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग समझ लेंगे, शायद हम जो एक जो अपने कहते हैं ना, नारी को देवी होती है, ये होती है, ये सब देवी भी नहीं, पहले उसको अपने बराबरी का मान लीजिए, फिर देवी की तरह उसको पूजने की बात करेंगे। शायद ये बात महिलाओं को भी समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो आज का जो मुद्दा था वो यही है कि कुल मिलाकर राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है, और बीजेपी जेन ज़ी को समझाने की अपनी बात कोशिश कर रही है, जो कि वो उसका हमेशा का तरीका है, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही, जैसा कि सर ने भी बताया। अब देखते हैं कि जेन ज़ी समझता है या उल्टा और समझा देता है। मोदी का और बीजेपी का जो डर है वो कितना ज़्यादा और बड़ा होता है, और अलार्म तो बज चुका है। नमस्कार।